अगला हम लोग का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज बनाने की विधियाँ। तो ग्लूकोज बनाने की मात्र 2 विधि मेन है, ठीक ना? क्या विधि? तो दोनों पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम सुक्रोज। हाँ, इसका अर्थ हुआ ना कि सुक्रोज से हम लोग काची बना देंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने का विधि पढ़ रहे हैं, तो पहला मेथड है काची से बनाने का, सुक्रोज से। सुक्रोज बताए थे ना कल, है ना? तो देखो जी, सबसे पहला बात कि सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, बोलो। तो सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O, यही ना होता है। इसी को बोला जाता है काची, सुक्रोज। और बताए थे कल कि इसी को बोला जाता है केन शुगर, हिंदी में इसी को बोलते हैं इक्षु शर्करा। तो इसका जल अपघटन कराना रहता है। क्या कराना रहता है? जल अपघटन। और जल अपघटन होता है कोई अम्ल की उपस्थिति में, बताया था ना, तनु HCl या तनु H2SO4 ले सकते हैं। तो हम लोग को पता था कि ये वाला क्या है, डाइसेक्राइड है। और डाइसेक्राइड है, और जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसेक्राइड के 2 अणु प्राप्त होगा। यानी ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला को लिख देंगे ग्लूकोज और इसको फ्रक्टोज। इतना में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो ग्लूकोज बन गया कि ना बन गया? बन गया। और ये दोनों समान मात्रा में बनता है, समान मात्रा में। 50% मान लो कि वाला, तो 50% ई वाला क्वांटिटी में, ठीक ना? तो अब बात है कि इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो देखो, जब सुक्रोज को तनु HCl या तनु H2SO4 अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन की क्रिया कराया जाता है, तो समान मात्रा में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का निर्माण होता है। और याद होगा, जब सुक्रोज को, ठीक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन की क्रिया कराया जाता है, तो समान मात्रा में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का निर्माण होता है। इतना में दिक्कत। अब दूसरा विधि हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च यानी कि अगला बार, यानी कि दूसरा नंबर में हम लोग ग्लूकोज ही बना रहे हैं, लेकिन किससे बनाएंगे? स्टार्च से। तो स्टार्च का फॉर्मूला बोलो, C6H10O5 का होल N। इसी को ना स्टार्च कहते हैं, स्टार्च, या इसी को बोल सकते हैं सेलुलोज। कोई दिक्कत? सेलुलोज। तो इसका भी क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे अम्ल के उपस्थिति में। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है ना, कि इसमें टेम्परेचर रहता है, यानी कि तापमान रहता है 393 केल्विन। कितना रहता है? 393 केल्विन एवं 2 से 3 ATM दाब रहता है। 2 से 3 ATM का जो रहता है दाब, यानी 2 और 3 के बीच में, ठीक ना? ATM का पूरा नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। तो कुछ अलग नहीं है, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर और दाब, प्रेशर का कंडीशन आ गया है। बाकी बनेगा वही जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो जब स्टार्च को तनु HCl या तनु H2SO4 अम्ल के उपस्थिति में और साथ में 393 केल्विन ताप और 2 से 3 ATM दाब पर जल अपघटन की क्रिया कराया जाता है, तो बताओ क्या बनता है? ग्लूकोज ना बनता है, यानी कि मोनोसेक्राइड ही बनता है, C6H12O6। लेकिन इसका बहुत सारा अणु बनता है, यानी कि N से गुना कर देंगे। अभी देखा जाए तो क्या है? ग्लूकोज है। तो आखिर बन गया कि ग्लूकोज की ना? तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि जब स्टार्च को तनु HCl या तनु H2SO4 के उपस्थिति में 393 केल्विन ताप एवं 2 से 3 ATM दाब पर जल अपघटन की क्रिया कराया जाता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ से एक और बात याद रखेंगे। देखो, ये जो स्टार्च है ना, बताओ तो कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेक्राइड की डाइसेक्राइड की पॉलीसेक्राइड? तो ये है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड से हम लोग याद कर लेंगे पॉलीमर। यहाँ दिखाई दे रहा है, पॉलीसेक्राइड से याद कर लेंगे क्या चीज? पॉलीमर। ये ग्लूकोज कौन चीज है?
मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड से याद कर लेंगे हम लोग को मोनोमर। अब देखो जी, अब पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, जस्ट ये जब चैप्टर खत्म होगा ना तो इसका अगला ही चैप्टर है पॉलीमर, जिसको हिंदी में बहुलक कहते हैं, तो वहां पढ़ेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो यहाँ से कहा जाता ना है कि स्टार्च किसका बहुलक है, पॉलीमर माने बहुलक होता है, पॉलीमर माने बहुलक, और मोनोमर माने होता है एकलक। तो ढेर मानी एकलक मिलेगा, यानी कि ढेर मानी मोनोमर मिलेगा, तो एगो कोची बन जाता है पॉलीमर। तो यहाँ से क्वेश्चन कहेगा ना कि स्टार्च तो पॉलीमर है, ये है, अभी बढ़ाएं तो कहेगा कि स्टार्च किसका पॉलीमर है, तो ग्लूकोज का पॉलीमर है, याद रहेगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन याद कर लेंगे कि स्टार्च किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का होता है, यानी कि स्टार्च किसका बहुलक होता है, ग्लूकोज का। तो इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नोट करेंगे ना। चलो देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, अरे बनाने का विधि पढ़े ना, अब गाजी पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का संरचना। सबसे पहले इसका बताओ तो मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा, मोलेकुलर फार्मूला यानी कि आणविक सूत्र। तो ग्लूकोज का पता है ना, C6H12, यही ना मोलेकुलर फार्मूला, इसी को बोलते हैं आणविक सूत्र, अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र, सब यही है। हाँ, लेकिन इसका हमने का स्ट्रक्चर बनाना है, और पहले भी बता दिए स्ट्रक्चर, बताए ना जी, बताए हैं। और बताया किया था कि किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, फिशर, बताया था ना, इसलिए इसको बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो देखो जी, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो बताए थे कि ग्लूकोज में कौन सा क्रियाशील समूह रहता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक संयोजी होता है, इसलिए सिरा पर लगा देंगे, और बाकी लेफ्ट राइट एच बताए थे। तो देखो यहाँ लगा देते हैं CHO, यहाँ CH2, ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होता है, यहाँ पर 2 हो गया है, तो 3 4 5 6, ठीक। इसका सीक्वेंस क्या होता है, राइट लेफ्ट राइट राइट। इस ट्री को याद करेंगे कितना आसानी से ग्लूकोज बनता है। अब देखो, तो राइट अति पहले राइट ना, तो OH राइट में, फिर उसके बाद OH लेफ्ट में, फिर राइट राइट, और बच गया तो H हो गई। अरे हो गया, इतना में किसी को दिक्कत। इसी को बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, यानी ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, ठीक। अच्छा, इसी को हम या करके ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखना, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट और करके, क्या कि बार बार ऐसे बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा लेंदी टाइप का हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं हम। देखो ये अलग नहीं है, इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ना, ध्यान से देख के बताओ। ना लिख सकते हैं, अरे एक ना है दोनों, ध्यान से देखो, CHO CHO CH2H CH2H, तो ऊपरला निचला में तो दुख नहीं होना चाहिए। अब यही ना देखो, घेरते हैं थोड़ा सा ऐसे, यही वाला ना है, ये वाला यही लाइन है। कार्बन कहाँ कहाँ, यहाँ पर था 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखो C यहाँ है ना, और 4 से गुना है तो 4 गो हो गया है। हाइड्रोजन मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यहाँ देखो H में 4 से गुना तो 4 गो, फिर ये वाला H में 4 से गुना तो 4 4 8, और ऑक्सीजन 4 गो, तो देख लो 1 2 3 4, यही का ना काम था, ये तो लोग ये रहा है। तो इसी चीज को हम ऐसे शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। ग्लूकोज ही है, और ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही है, और ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही है। इसी को थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक। अच्छा, इसका केमिकल रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या के आधार पर नेम बताया था ना कि 6 कार्बन रहेगा तो उसको हेक्सोज बोलते हैं, और ये एल्डिहाइड है तो बोलेंगे एल्डो हेक्सोज। तो यहाँ लिख सकते हैं एल्डो हेक्सोज। इतना में दिक्कत, इसको नोट किया जाए।
देखो जी यहाँ से एक और बात देखते हैं, इसमें एक बार पूछ दिया था ना कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या बताएं। तो देखो अब बात है कि कायरल कार्बन परमाणु क्या होता है, यहाँ पर पढ़ना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या आप बता दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो जो भी रहे। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है ना वहाँ सब बताया हुआ है। इस यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे देखो ई कार्बन है तो कार्बन अधिक से अधिक 4 बॉन्ड पूरा करता है। तो अगर इस कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न समूह से जुड़ा हो, जैसे मान लो कि यहाँ X जोड़ दिए हैं, यहाँ Y, यहाँ A, यहाँ B मान लिए। तो देखो ये कार्बन है, कार्बन का चारों संयोजकता, चारों बॉन्ड अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को कायरल कार्बन परमाणु कह सकते हैं। और कायरल कार्बन परमाणु को C पर ऐसे स्टार देके सूचित किया जाता है। अरे समझ में आ गया। अच्छा, इसी को अगर हम मान लो कि यहाँ से हटा के एक से यहाँ लगा देते तब इसको कायरल कह सकते थे, नहीं कह सकते हैं, इसको कायरल नहीं कह सकते हैं। क्या देखो 2 गो ये वाला 2 गो मैच कर गया। अब इसको बोला जाता है ए कायरल, क्या बोला जाता है, ए कायरल कार्बन, ठीक ना। इसको देखने से पता चल रहा है, अगर पूछा जाए कि कार्बन जो है से कैसा प्रसंकरण दिखा रहा है तो sp3 दिखा रहा है। कैसा दिखा रहा है, sp3 का अर्थ है कि कार्बन का चारों बॉन्ड अगर सिंगल हो तो वह कार्बन sp3 प्रसंकरण यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है। तो इसमें चेक करते हैं कैगो होगा, ठीक। देखो जी टोटल कार्बन तो ग्लूकोज में 6 गो है ना, है। अरे दिखा देते हैं, यहाँ कार्बन है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें किसी को 2 कैसे दिखा दिया, तो टोटल 6 कार्बन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो है ना इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो पता है ना, देखो ऐसे है, ऐसे बना सकते हैं का। अरे ये बॉन्ड से जुटल है और CHO। तो अब देखो ये जो कार्बन है ना से sp2 पर संकरण दिखा रहा है, काहे कि डबल बॉन्ड आ गया है। तो ये sp3 कार्बन है ये नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ध्यान नहीं देना है कि कायरल है कि न है, मैंने कि न है एक तरह से, तो इसको छोड़ देना है। अब आगे बढ़ जाए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, तो अगर ये कार्बन से चारों समूह अगर अलग अलग हो तो कायरल होगा। तो देखो एल्डिहाइड एक अलग समूह है, अल्कोहल, हाइड्रोजन, ये पूरा साथ है एगो अलग ना हुआ, तो ये कायरल है, समझ में आई। वैसे यहू वाला है, देखो ये पूरा एगो अलग, ये पूरा एगो अलग, ये अलग, ये अलग, ये फिर पूरा अलग, ठीक। तो वैसे ही ये भी कायरल होता है और ये भी कायरल होता है और ये भी कायरल होता है, ये नहीं होगा। का है, अरे का है कि देखो इसमें 2 गो ना हाइड्रोजन है, तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ H। तो अब बताओ कैसे होगा, 2 गो मैच ना करेगा यार, अलग अलग समूह कहाँ इसका है, तो इसलिए ना होगा। तो टोटल का 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो हम लिख सकते हैं कौन कि टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज कै गो, याद रहेगा। यानी कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है, 4 गो। तो इसको नोट किया जाए। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का भौतिक गुण। तो देखो जी पहला ग्लूकोज का भौतिक गुण में लिख सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है से क्रिस्टलीय ठोस होता है। और ग्लूकोज देखा है ना, अरे ग्लूकोज किसे कहते हैं, जिसको कोंचल जाता है ग्लूकोज कहते हैं। क्या समझा, गर्मी के दिन में कोंचते हैं ना घोर के, उसी को ग्लूकोज कहते हैं। तत्काल एनर्जी ओकरा से मिलता है, ठीक ना। बता देना कुछ खाएंगे ना तो टूट टाट के ग्लूकोज अंत में बनेगा, इसलिए डायरेक्ट उसको ग्लूकोज कोंच दो, एनर्जी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। क्या समझे। अब देखो तो हम लिख सकते हैं कि यह सफेद रंग का होता है। अरे सफेद ग्लूकोज ना होता, हरा ग्लूकोज देख ले है, यह सफेद मेन रूप से सफेद ही होता है। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं बोलो, जल में डालना पे घुल जाता है। अरे होगा ना, तो लिखें जल में घुलनशील, या इसी को लिख सकते हैं विले। विले का अर्थ होता है कि घुल गया।
जो घुल के बर्बाद हो जाए उसको विलेय कहते हैं, क्या समझा। तो ग्लूकोज बेचारा पानी में जाता है तो घुल के बर्बाद न हो जाता है, तो इसलिए इसको विलेय कहते हैं। तो यह जल में विलेय होता है। हाँ एकदम सही बात है। यह स्वाद में मीठा होता है। तो बताते हैं मीठा बहुत प्रकार का होता है, कम मीठा, ज़्यादा मीठा, है ना, कहना। तो तनी मानी मीठा होता है, नॉर्मल मीठा होता है ग्लूकोज का जी। तो लिख दें कि यह स्वाद में तनी मानी मीठा होता है। यह स्वाद में मीठा होता है लेकिन सुक्रोज से कम हो गया। किसी को दुख, सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? इसका अर्थ ये हुआ ना कि ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। तो कोई लेकिन सोचेगा कि लग रहा है कि चीनी जैसा होगा, तो चीनी जैसा नहीं होगा, चीनी से कम होगा। लेकिन अगर ओवरऑल सबसे ज्यादा अगर मीठा फ्रुक्टोजन होता है। लेकिन एक और होता है, जैसे ये सब हो गया एक तरह से प्रकृति में नेचुरल रूप में पाया जा सकता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज जैसा, ठीक ना। लेकिन एक होता है जिसका नाम है सैकरीन। का नाम है? इसको बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक। अरे मधुरक माने मीठा लगे वाला, कृत्रिम माने इसको आदमी बना है, नेचुरल प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक ना। सैकरीन जो होता ना है, ग्लूकोज से 550 गुना मीठा होता है सुक्रोज से, चीनियों से। समझ में? जैसे चीनी एक मुट्ठी फाके ना तो मीठा लगा, लेकिन सैकरीन एक मुट्ठी फाकेगा ना तो चीनिया की अपेक्षा 550 गुना मीठा, या कहीं कहीं बुक में देगा 500 गुना मीठा। याद कर लो कि सुक्रोज से भी 550 गुना मीठा होता है सैकरीन, रहता है चीनी जैसा रहता है, लेकिन इसको आदमी बनाता है। इसको खाएंगे अकबक आ जाएंगे ना जी, बड़ी मीठा लग जाएगा ना। ये जो ग्लूकोज होता ना है नेचर में, यानी कि प्रकृति में मुक्त और संयुक्त, हाँ मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। एक और लिख देते हैं, सजीवों के कोशिकाओं के लिए, सजीवों के कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। सही बात है कि ना। और जैसे सजीव में हम नहीं आ जाएंगे ना, तो हम नहीं आ जाएंगे तो हमने की एनर्जी कैसे मिलता है? कोशिकाओं से ना मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों के कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करने का ग्लूकोज काम करता है। तो ये भी एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तो इसको नोट किया जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का रासायनिक गुण। ग्लूकोज का भौतिक गुण पढ़े ना, अब पढ़ेंगे ग्लूकोज का रासायनिक गुण। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे हीटिंग बाई HI। कैसा लगा? अरे हीटिंग बाई HI, ठीक ना। इसका अर्थ हुआ गर्म करेंगे, HI के द्वारा गर्म करेंगे। HI से अभी क्रिया करा के ग्लूकोज को कैसे कर देंगे? गर्म कर देंगे। HI को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड। और E जो होता ना है कौन? H, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसको शॉर्ट में कहते हैं RA। अरे हिंदी में अवकारक। स्ट्रक्चर जो अभी बताए थे, CHOH का होल 4 CH2, इसी का यूज करेंगे, ठीक ना। अब देखो तो इसका भी क्रिया किसे कराना है जी? HI से प्लस करके HI भी कर सकते हैं ना, तो तीर पर भी ऐसा HI, और गर्म भी तो करना है, ठीक ना। अब देखो जी, ये HI जो क्या करता ना है कि यहाँ पर इसे अवकारक है, ये क्या करता है ना कि ऑक्सीजन हटाने का काम करता है। सब टोटल यहाँ 6 कार्बन लोग रहा है, नहीं है 6 कार्बन,
अरे 4 गो यहाँ ना है और 4 2 6, तो सब जगह से हाइड्रोजन हटाता है और सबको हाइड्रोजन पकड़ा के ये कहने का मतलब कि 6 कार्बन का एल्केन बना देता है। काजी बना देता है 6 कार्बन का एल्केन। ऐसे दिमाग लगाओ ना, 6 गो कार्बन है ना, ऑक्सीजन सब जगह से हटाने का काम करेगा, इसलिए तो इससे अभिक्रिया करा जा रहा है। ऑक्सीजन हटा के जहाँ जहाँ जरूरी है हाइड्रोजन पकड़ाएगा तो 6 कार्बन का नॉर्मल मतलब कि एल्केन बन जाएगा। तो 6 कार्बन का अगर एल्केन बनाया जाए तो ऐसा कुछ बनेगा, देखना CH3 CH2 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 कितना हुआ, CH2 CH3 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल हेक्सेन। श्रृंखला थोड़ा सा लंबा है, सीधा है, इसीलिए नॉर्मल लिख देंगे, ना भी लिखेंगे वही बात है, ठीक ना। नॉर्मल हेक्सेन या हेक्सेन बोल दो, बात वही है। अब इसको हम खड़ा करके भी ऐसे लिख सकते थे लेकिन खराब लगता है, ठीक ना, इसीलिए ऐसा लिख दिया गया है। तो यहाँ से साबित होता ना है, यहाँ से साबित होता है कि जो ग्लूकोज है इसका जब हम HI के द्वारा गर्म किए ना तो नॉर्मल हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन एक सिद्ध में प्राप्त हुआ, ठीक ना। इससे पता चलता है कि जो ग्लूकोज में जो कार्बन 6 है ना वो रिजु श्रृंखला में जुड़ा रहता है। कैसा श्रृंखला में, रिजु श्रृंखला में। अरे रिजु का अर्थ होता है सीधा, रिजु श्रृंखला कोई कहे ना तो रिजु मैंने कि सीधा, कहें कि कैसा श्रृंखला है तो रिजु श्रृंखला है कि इसे रिएक्शन से पता चलता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है ना रिजु श्रृंखला में रहता है। सही बात है, ऐसा ना रहता था 6 कार्बन, अरे ऐसा रहता था ना ऐसा, तो इससे साबित होता है। तो इसको नोट किया जाए। एक मिनट, ग्लूकोज का दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान सब देखो, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन को लिख सकते हैं NH2OH। NH2OH को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखो ये ग्लूकोज हुआ, ये इतना ग्लूकोज ही वाला, अरे यहाँ CHO को स्ट्रक्चर बना के हम ऐसा लिख सकते हैं, रिएक्शन को समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी ऐसा लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका अभिक्रिया हमको हाइड्रोक्सिल एमीन से कराना है, अरे इतना ये ग्लूकोज हुआ ना, और इसका अभिक्रिया किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से। इसको हम घुमा कैसे लिखते हैं, देखो यही ना था NH2OH, देखो NH2OH। अब इसको हम बीचे बीचे भी प्लस करके इसे लिख सकते थे, इसको हम इसके सामने इसलिए लिखना ताकि रिएक्शन समझ में आ जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होता है। तो यहाँ इसलिए लिखना, देखो यहाँ H2 और वो दोनों मिल के जल बाहर हो जाएगा, और बाहर मान लो कि बाहर कर दिए। अब जो बच गया तो यहाँ बॉन्ड इसका खाली है और नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड खाली है, आपस में आके यहाँ पर सट जाता है, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा कि ना बन जाएगा। और इसी को बोलते हैं ऑक्जिम। क्या बोलते हैं, ऑक्जिम। आओ तनी बढ़िया से बोलेंगे तो ऑक्जाइम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्लूकोज जैसा तो है, है तो इसका नाम हो जाता है कुछ ग्लूकोज ऑक्जिम। का चीज निर्माण होता है, ग्लूकोज ऑक्जिम। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि जब ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ग्लूकोज ऑक्जिम या ग्लूकोज ऑक्जाइम का निर्माण होता है, ठीक ना। अगला देखो, तीसरा है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड ना हुआ। ये क्या है, देखो इतना ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है, CHO कैसा स्ट्रक्चर कर दिए हैं, ये ग्लूकोज है, हाइड्रोजन साइनाइड। पता होना चाहिए कि H पर प्लस रहता है, CN पर माइनस रहता है। जब ऐसा मतलब कि जब इसको यानी कि ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ध्यान से देखना, ये जो ऑक्सीजन माने कि इसके पास ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होता है, यानी कि टूटता है, डबल बॉन्ड वाला कहता है टूटता है, तो टूटेगा तो कोची बच जाएगा, सिंगल। और जब यहाँ सिंगल होगा तो कार्बन के एक और बॉन्ड खाली होगा, तो देखो यहाँ सिंगल कर दिए और कार्बन के एक और बॉन्ड कच्चे हो गया, खाली हो गया, तो कार्बन से जुड़ जाता है CN। क्या जुड़ जाता है, CN, कार्बन से जुटेगा CN। और H जो बच गया ना, H किसके पास जाता है, EO के पास। तो देखो OH ऐसा कुछ बन गया, और इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या चीज बोलते हैं, अब पूरा बोल देंगे इसको ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। तो जो चौथा हम लोग का रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, माने कि ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन एवं जल के साथ, ठीक ना। तो ये कुछ हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज का अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, देखो जी जो ब्रोमीन जल होता ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ऑक्सीकारक का काम क्या है पता है ना, ऑक्सीजन को पकड़ाना, अरे ठीक ना, ऑक्सीजन के संख्या में वृद्धि कर देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखना ज्यादा लंबा चौड़ा रिएक्शन नहीं, पर ध्यान देखो ये ग्लूकोज है, अरे ग्लूकोज है ना,
ग्लूकोज का भी क्रिया ब्रोमीन एवं जल के साथ कराते हैं, ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं। तो जब कराएंगे ना तो देखो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के वृद्धि होकर बन जाता है यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में रहा है, यहाँ पर क्या था CHO था, और इसके चलते क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके चलते CHO बदल गया COOH में। और इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है ना, तोरे कर देगा, क्या समझा, खाली यहीं पर ही छेड़छाड़ करना है कि एल्डिहाइड बदल जाएगा किसमें, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे। और इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। इतना में किसी को दो। पांचवा हम लोग का है रिएक्शन विथ HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया कराना है, ठीक ना। तो देखो ये भी एकदम ऑक्सीकारक एजेंट, मतलब कि कहने का मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एकदम प्रबल है, इससे ज्यादा प्रबल ही वाला है HNO3। तो इसलिए देखो ये तो यहाँ पर ग्लूकोज है, अरे ग्लूकोज है ना, ये कौन सी है, नाइट्रिक अम्ल है, यानी ऑक्सीकरण होगा तो प्लस करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, हो लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये ऑक्सीजन इसको देने का काम करेगा। तो इस संरचना में यानी इस यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगा। तो ध्यान से देखना, CHO बदल गया है COOH में, ई जस का तस है, लेकिन निचला भी बदल गया है कुछ COOH में। तो कहने का मतलब है ना कि इसके अपेक्षा ब्रोमीन एवं जल के अपेक्षा ये प्रबल ऑक्सीकारक हो जाता है, ठीक ना, जिसके चलते दो जगह ऑक्सीजन के संख्या में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, यानी कि यहाँ भी COOH हो जाता है और यहाँ भी COOH बन जाता है हम लोग को ग्लूकैरिक एसिड। कौची ग्लूकैरिक, यह है ग्लूकोनिक, अभी वाला कौची है ग्लूकैरिक। इसी का एक और नाम कौची है सैक्रिक एसिड, इसी का एक और नाम कौची है सैक्रिक एसिड। खतरनाक नाम नजर आ रहा है का, ऐसे नहीं होता है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि जब ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया कराया जाता है तो ग्लूकैरिक एसिड यानी ग्लूकैरिक अम्ल या सैकरिक अम्ल का निर्माण होता है। एक बात और यहाँ से ध्यान देना है, देखो ये ग्लूकोज ना था, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को अगर नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे ना तो ग्लूकैरिक या सैकरिक तो बनवे करेगा। लेकिन अगर हम लोग के ये भी दिया हुआ रहे, कुछ दिया हुआ रहे ग्लूकोनिक एसिड भी दिया हुआ रहे, अगला रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और इसका भी हम नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया कराएंगे ना तो ग्लूकोनिक से भी कैसे बन जाता है ग्लूकैरिक, ग्लूकोनिक से भी कौची बन जाता है ग्लूकैरिक, यानी कि यहाँ COOH है रहबे करता है, ई वाला में थोड़ा सा वृद्धि हो जाता है। तो इससे साबित हुआ ना कि ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो ग्लूकैरिक तो बनवे करेगा, लेकिन अगर हमने के पास ग्लूकोनिको एसिड है और इसको भी नाइट्रिक से करा देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकैरिक बन जाता है। और इसके आगे अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का चक्रीय संरचना। इस चक्रीय नहीं स्टेट है, सीधा श्रृंखला में है, ठीक ना। तो चक्रीय पढ़ेंगे वो अगला बार पढ़ेंगे।